नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको लिए चलते हैं गैरसैंण, जहां पर विधानसभा का सत्र जारी है। इसको सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी ने उसको उजागर किया। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी शैला जी से काफी निकटता से बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता रहा। अभी कहा गया, शैला जी 2 बार इस सदन के सदस्य रहने के साथ ही साथ वो सदन की सार्वजनिक उपक्रम और निगम समिति की चेयरमैन भी रही, सरकारी आश्वासन समिति की सदस्य रही, सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर जो आपने समिति गठित की थी उसके सदस्य रही, और मेरा सभापतित्व वाली एस्टिमेट्स कमेटी की वो वर्तमान सदस्य थी। एक खास बात अध्यक्ष जी, जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं, उनके व्यक्तित्व की विशेषता बताना चाहता हूं। हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग एस्टिमेट्स कमेटी में तमाम सारे विभागों की परियोजना वगैरह के बारे में उनके एस्टिमेट्स को चेक करते हैं, उनके खर्च की स्थिति को जानते हैं, उनके पब्लिक वेलफेयर के उसके एस्पेक्ट को जानते हैं, ये देखते हैं कि उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं, तो ज्यादातर ऐसा हम लोगों का तजुर्बा रहता है कि जनरलाइज तरीके से हम लोग बात करते हैं। कभी कभार हम लोग सदन के अंदर भी बहुत जनरलाइज बात करते हैं कि ये कुछ नहीं हो रहा है या बहुत कुछ हो रहा है। फोकस तरीके से, पॉइंटेड तरीके से फलानी परियोजना में, फलाने जगह पर, फलाने क्षेत्र में, फलाने स्वरूप में ये डिफेक्ट है, ये कमी है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने एस्टिमेट कमेटी के अंदर देखा कि शैला जी जब कभी भी किसी प्रोजेक्ट को हम लोग उसका परीक्षण करते थे, तो जब कभी भी उसके ऊपर उनका प्रश्न होता था तो बहुत स्पेसिफिक होता था, बहुत पॉइंटेड होता था। फलाने किलोमीटर में ये स्थिति है, फलाने चेनेज में स्थिति है, फलाने रोड्स पे एलिवेशन की स्थिति है, तो इस प्रकार से फलानी नहर पे इस तरह की स्थिति है, देहरादून स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में फलानी जगह ये इस तरीके की बात बताई गई। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये सर्वोच्च सदन है, सदन का, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव विंग है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जिसे हम सरकार कह लेते हैं, और जो जनता जनार्दन है, जिनके प्रतिनिधियों के रूप में हम सदन के रूप में बैठते हैं, क्या वास्तव में उन जनता से सरोकार रखने वाले सरकारी योजनाओं की हम बारीकी से जानकारी रखते हैं? क्या हम उसमें सच में डीपली कंसर्न होते हैं या केवल हम सुनी सुनाई बातें करते हैं? तो मैंने देखा कि उनके पास जो पंचायतों से लेकर के विधानसभा तक का विशाल अनुभव था, और यहां तक कि जो वॉलंटरी एजेंसी जिसमें उन्होंने काम किया, चाहे महिला सशक्तिकरण के में काम करने वाले एनजीओज हों, चाहे वहां पर उन्होंने स्मॉल सेविंग के लिए उत्तर प्रदेश के जमाने से काम किया हो, चाहे उन्होंने स्वतः ही एक शिक्षण संस्थान बना करके उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा के बारे में बात किया हो, उन्होंने, इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको बहुत मैच्योर बना दिया था ऐसे सदस्य का। और एक तो बड़ी मुझे अजीबोगरीब घटना मुझे एक याद है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कैंप कार्यालय के सीढ़ियों में मैंने कदम ही रखा था। शैला जी संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से पहले की मैं बात कर रहा हूं, वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो वो विधायक नहीं थी, वो चुनाव हार गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा दूसरा जीवन है, लेकिन लड़के आ गई हूं। तो जिसे हम लोग कहते हैं वेरी सीरियस बाउट विद द कैंसर, जिस बीमारी का नाम सुनकर के इंसान हथियार डाल देता है कि अब तो भाई जीवन में कुछ हो नहीं सकता है, वो खड़ी हुई। उन्होंने दोबारा से चुनाव लड़ा 2022 का और जीत करके आई। ये उनके जीवटता का, ये उनके व्यक्तित्व का, ये उनके ग्रीटी कैरेक्टर का,
ये उनके ग्रिटी पर्सनालिटी का ये एक प्रमाण है। और मैं बार बार इस बात के लिए कहता हूं, कोई भी हो, हम इस सदन के अंदर भी कोई 8 बार रह लेगा, कोई 7 बार रह लेगा, कोई 6 बार रह लेगा, कोई 5 बार रह लेगा, कोई 3 बार रह लेगा, कोई 10 बार भी रह सकता। लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में केवल हम कितने वर्ष कौन से जगह पर रहे ये महत्व नहीं रखता। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में हमारा इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन क्या है, हम करते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, हमारा कार्य प्रणाली क्या है, वो उस इंस्टीट्यूशन को सशक्त बनाने में वो उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक महिला विधायक होने के नाते शैलजा जी का, शैला रानी रावत जी का जो योगदान है विधायक के रूप में, वो बहुत अविस्मरणीय है और बहुत लंबे समय तक हमेशा हमेशा के लिए ये विधानसभा उनके योगदान का स्मरण करती रहेगी। और इस प्रदेश के हम सभी विधायकों को इस बात के लिए प्रेरित करता रहेगा कि जो भी हमारी शारीरिक दिक्कतें हों, जो भी हमारी शारीरिक चुनौतियां हों, उसके बावजूद भी जब तक हम सदन के सदस्य हैं या जब तक हम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हैं, हम योगदान कर सकते हैं। अपने ऐसे प्रिय सदस्य को हम लोगों ने खोया है, हम बहुत मर्माहत हैं, हम बहुत दुखी हैं। मैं अध्यक्ष जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी शोक उद्गार उनके परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। इसी सदन के माननीय पूर्व सदस्य श्री कैलाश चंद गैतोड़ी जी, मेरा गैतोड़ी जी से बहुत पुराना संबंध नहीं था। मैं गैतोड़ी जी के से प्रथम बार एक चुनाव पूर्व कार्यक्रम में टनकपुर में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ इनसे मिला था। मैं कुछ उनके बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं था, मालूम पड़ा ये भी चुनाव लड़ने की अभिलाषा रखते हैं। तो निरंतर इनसे संबंध रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम सारे माननीय मंत्रीगणों ने, माननीय सदस्यों ने अपने उद्गार उनके बारे में व्यक्त किए, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। मैं इनसे बार बार कहता था, इनकी अनेकों बार प्लास्टिक सर्जरी हुई, इनकी फेशियल बोन डिसलोकेशन का इशू था, ये उनका पूरा के पूरा जबड़ा वो बाकायदा तारों वगैरह से कई बार वो बांध करके, वो बात भी करते थे तो हाथ यूं रख करके तब बात करते थे, क्योंकि नहीं तो बात करते हुए उनका जबड़ा वो नीचे आ जाता था। तो एक कलीग होने के नाते और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हिंसा का मामला और इसको लेकर दून में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। दरअसल मेडिकल स्टोर बंद होने से एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप समेत कई दुकानें बंद हैं। हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में ये दुकानें बंद की गई हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके बाद हिंदू समाज पर जो हिंसा की जा रही है उसको लेकर के देहरादून में बंद का ऐलान किया गया और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देहरादून में कई ऐसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप जैसी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं और ऐसे में लोगों को भी परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर अब देहरादून में भी बंद का ऐलान किया गया और बंद का असर भी देखने को मिला। और हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दलित संगठनों का भारत बंद का आह्वान, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। हरिद्वार के फेरूपुर में जुलूस निकाला गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर शामिल करने को लेकर विरोध जाहिर किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला SC ST को लेकर आया उसके बाद कई जगहों पर बंद का आह्वान किया गया और खासतौर पर आपको बता दें कि भारत बंद के इस आह्वान का असर भी धरातल पर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां आपको बता दें कि दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया और इस दौरान वो सड़कों पर जुलूस निकालते भी नजर आए। भाजपा सरकार ST ST माइनॉरिटी के इसमें आरक्षण को लेकर
जो उसमें वर्गीकरण कर रही है, उसी को लेकर आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपना धरना प्रदर्शन व भारत बंद के आह्वान में अपने धरने को कर रहा है। क्योंकि यहाँ से लेकर हम लोग रुड़की के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी है उनके आदेशों अनुसार हम रुड़की मालवीय चौक पर अपना धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रीय मुहिम मास्टर मुहिम को और अपना ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। बस यहाँ तक कि जो भी अपने कार्यकर्ता है सभी को साथ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। यहाँ से आप सभी लोगों का जो दलित समाज की और पूरे बहुजन समाज की आवाज को उठाने का काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, इसके द्वारा कभी तो संविधान पर हमला किया जा रहा है, कभी आरक्षण पर हमला किया जा रहा है। एक तरीके से कहे तो ये पूरा का पूरा दलित विरोधी सरकार है और इस सरकार को आने वाले समय में बहुजन समाज, दलित समाज मुंहतोड़ जवाब देगा और इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और आज भारत बंद के समर्थन जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया है, हम पूर्ण रूप से उसका समर्थन करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन और आंदोलन चलाएंगे। और नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 25 अक्टूबर से पहले होंगे निकाय चुनाव, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है। हाईकोर्ट ने मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से निकाय चुनाव की जानकारी भी मांगी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोर्ट में देरी की वजह भी बताई है। दरअसल नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका और ऐसे में जल्द से जल्द निकाय चुनाव करने के लेकर हाईकोर्ट की ओर से भी राज्य सरकार से जवाब मांगा किया। तो वहीं 2 दिसंबर 2023 को निकाय का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की बात भी कही जा रही है। कोर्ट ने सरकार से निकाय चुनाव की जानकारी ली है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में हो रही देरी की वजह भी कोर्ट को बताई है। नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को खत्म हो चुका है और ऐसे में अब जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने की बात प्रदेश में कही जा रही है। 25 अक्टूबर को निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं और आपको बता दें कि हाईकोर्ट में मामले की याचिकाओं पर सुनवाई भी हुई है। लगातार उत्तराखंड में बात की जाए तो बरसात के चलते बेहिसाब तबाही का मंजर जारी है। गैरसैंण से करीब 25 किलोमीटर पहले सड़कों पर मलबा आ गया था, जिससे यात्रा कुछ समय के लिए बाधित रही, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी से जल्द ही रास्ते में पड़े मलबे को हटा लिया गया। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कालाढूंगी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फतेहपुर बैगड़ नाले के पास बैठे 3 युवक बह गए। ये बड़ी जानकारी कालाढूंगी से सामने आ रही है। दरअसल 2 युवकों ने भागकर इस दौरान अपनी जान बचा ली। कालाढूंगी थाना अध्यक्ष भगवान मेहर मौके पर पहुंचे और पुलिस ने नाले के आसपास सर्च ऑपरेशन भी चलाया। तो नाले से 200 मीटर दूर युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं कालाढूंगी थाना क्षेत्र के कोटा बाग चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक शव बरामद कर लिया है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो नाले के फतेहपुर के बैगड़ नाले के पास बैठे ये 3 युवक दरअसल बह गए। तो 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचा ली और 1 युवक का शव बरामद हुआ है। तो वही हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर 52 ढांठ में उफान पर रहे और इस दौरान बरसाती नाला जो है वो उफान पर रहा। तिनके की तरह कार बह गई और कार में 3 लोग सवार थे। आपको बता दें कि लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है और
कल देर शाम का ये पूरा मामला है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और ऐसे में लोगों के लिए भी अब ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हालांकि ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं हल्द्वानी की, जहां एक कार नाले में तिनके की तरह बह गई और इस दौरान कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो हल्द्वानी का ये पूरा मामला है और कल देर शाम की ये घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर जारी है और फतेहपुर 52 डांठ में ये हादसा हुआ, जहां एक कार तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई। हालांकि इस कार में सवार तीनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और टिहरी से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कई मकान और मवेशियों के दबने की खबर भी सामने आ रही है। कई मोटर पुल और सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, बाजार में मलबा भर गया है। राजस्व विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचा और इस दौरान मेंढू, सिंधवाल, गवाना, मल्ला, कंडार में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। देवलिंग, सटियाला, बगर और लोंगभाट में भी भारी तबाही का मंजर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश किस तरह से तबाही मचा रही है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। टिहरी का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में बादल फटने से ये घटना हुई है। जो घुत्तू बिलंगना एरिया है वहाँ पर काफ़ी जगह तेज़ बारिश और कुछ जगह बादल फटने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में वहाँ पर हमारी टीम रवाना हुई थी और उनके द्वारा बताया गया है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है और 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ पशुओं की भी हानि की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी कुछ रोड्स और छोटी छोटी जो ब्रिजेस हैं, पुलियाँ हैं, उनमें डैमेज हुआ है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा अपना कार्य शुरू कर दिया गया है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का, और कुछ परिवार जो सेंसिटिव एरिया में थे, जहाँ पर बादल फटा था या मलबा आया था, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। तो वहीं नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर हैं। इसी कड़ी में रामनगर में ढिकुली के पास बरसाती नाले में उफान आने से एक कार बह गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने 4 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रामनगर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस ले लेगी। उन्होंने अंधाधुंध जमीन खरीदने वालों को चेतावनी दी है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की धामी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं हरीश रावत के इस बयान के बाद भू कानून को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही चीज को क्लियर कर दिया है। जो हमारी जमीनें हैं उसके लिए उन्होंने एक सशक्त कानून बनाने का काम किया। रही बात कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का, तो मेरा सवाल उनसे ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आई, उन्होंने अगर पहले ही लगा दिया, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते कि जनता उनको वोट देने का काम करेगी, और उनकी 2-2 बार यहाँ सरकार रही है, तो उस वक्त उन्होंने भू कानून क्यों नहीं लाए? उस वक्त यहाँ इस प्रदेश के विकास की चिंता क्यों नहीं करी? उस वक्त उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की चिंता क्यों नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो नए नए कानून की बात कर रहे हैं, और जो कानून पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं उनको दरकिनार करने की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो पहले वो ये बताए, वो अगर कानून लाएंगे तो मुझे लगता है डेनिस का कानून लाएंगे, डेनिस यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करेंगे। तो ऐसे कानूनों को लाने का वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रदेश की जनता उनको वोट नहीं दे। देखिए, भाजपा बेबुनियाद बात करती है। जो व्यक्ति इस तरह की बात भाजपा में कह रहा, मुझे लगता है वो अल्पज्ञानी है, उसको जानकारी नहीं है पूरी बात की। पंडित नारायण तिवारी की पहली सरकार थी जिसने भू कानून यहाँ पर लागू किया था और 500 गज वर्ग गज खरीदने की बात की थी किसी बाहरी आदमी को, और खंडूरी जी के ज़माने में वो 250 हो गई थी, वही चली आ रही थी। हमने तो उसमें संशोधन भी नहीं किया। भाजपा इस बात का जवाब देना, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने फ्री फॉर ऑल क्यों कर दिया? उसको सबके लिए क्यों खोल दिया? भू कानून जो खंडूरी जी का था
जो लोग अपनी ही मुख्यमंत्री की, अपनी ही पार्टी के नेता के भू कानून को समाप्त करने वाले हों, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं इसमें बोलने का। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।